अस्सलाम वालेकुम। डिटेल्ड लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी फिर सेल यूटिलाइज करता है। सो सेल की एनर्जी कहाँ से आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर साइज़ की बात की जाए तो तकरीबन 1 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है। इसकी शेप की बात की जाए तो सॉसेज की तरह इसकी शेप होती है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, शेप थोड़ी बहुत चेंज भी करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसकी शेप सॉसेज की तरह दिखाई देगी। और माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि पावर हाउस ऑफ सेल है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए, सो ऐसे सेल्स जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर लिवर सेल्स की बात की जाए तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया 2000 की तादाद में हो सकते हैं। इसी तरीके से मसल सेल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है। और अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। सो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मसल सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डिवाइड होते हैं, अपनी नंबरिंग इंक्रीज़ करते हैं। सो वहाँ पर और ज़्यादा नंबरिंग इंक्रीज़ हो जाती है मसल सेल्स के अंदर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। सो मसल सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जब डिवाइड होता है, अपनी नंबरिंग इंक्रीज़ करता है, तो वो डिवीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन होती है। और आप फिशन के वर्ड से अच्छे से वाकिफ़ होंगे। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से अपनी रेप्लिकेशन करता है। सो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं, सेंटर से डिवाइड होकर 2 बैक्टीरिया। सो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी सेंटर से डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। सो एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। क्लियर हो गया? ओके, स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रा कर रखी है माइटोकॉन्ड्रिया की, और मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया की शेप सॉसेज की तरह होती है। सो ये आउटर मेम्ब्रेन को कट करके हम इनर साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को भी देखते हैं। आपने यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको 2 इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स आपको देखने को मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आपको स्मूथ देखने को मिलेगी, जबकि इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्डेड होती है, इन्वेजिनेट हुई होती है अंदर की तरफ। ठीक है, सो हैं 2 मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो ये आ गई आउटर मेम्ब्रेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक सॉसेज अपीयरेंस लुक दे रही है, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन आपने याद रखना है कि ये ज़्यादा परमिएबल होती है, यानी ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अलाउ करती है। क्लियर हो गया? इसकी परमिएबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है? वो इस वजह से ज़्यादा होती है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिन्हें पोरेंस कहा जाता है, जो कि हालो होती हैं और उनसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आसानी से अंदर और बाहर जा सकती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। क्लियर हो गया? सो इसका मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज़ तकरीबन आसानी के साथ, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो आउटर मेम्ब्रेन से अंदर आ सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ओके, सो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखते हैं तो ये रेड कलर में एक और मेम्ब्रेन मैंने ड्रा कर रखी है जो कि फोल्डेड टाइप की मेम्ब्रेन है, अंदर को इन्वेजिनेट भी हुई है। सो इस मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। एक तो इसके अंदर खूबी ये है कि ये लेस परमिएबल है, यानी बड़ी सिलेक्टिव है, कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी टू पास इन एंड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ को अलाउ नहीं करेगी। कुछ ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन से, वो आगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। बट बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें स्पेशल चैनल्स चाहिए इन एंड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंटर होने के लिए। क्लियर हो गया? और मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। उसकी वजह यह है कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको प्रोटीन्स एम्बेड हुई भी मिलेंगी और वो प्रोटीन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगी या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगी। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या होता है? एनर्जी की प्रोडक्शन होती है एटीपी की फॉर्म में, और यही एनर्जी फिर यूटिलाइज होती है थ्रू आउट द बॉडी। क्लियर हो गया? सो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का प्रोसेस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन पर। सो इनर मेम्ब्रेन में क्या है? ये छोटी छोटी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि ये प्रोसेस परफॉर्म करवा रही हैं। क्लियर हो गया? ओके, आउटर मेम्ब्रेन भी देख ली, इनर मेम्ब्रेन भी देख ली। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान आपको ये स्पेस नज़र आ रही है, इस स्पेस को कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसके लिए आपने याद रखना है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये आगे आपको अंडरस्टैंडिंग इसके फंक्शन में आपको समझ आएगी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा होती है और इसका बेनिफिट क्या होता है।
क्लियर हो गया। सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान की स्पेस को कहा जाता है। ओके, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर की जो स्पेस है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हुई हुई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं, सो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टी का नाम दिया जाता है, ठीक है। और क्रिस्टी की वजह से हम कह सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज़ होता है, और जितना सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा ये वाली प्रोटीन्स पाई जाएंगी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज्म परफॉर्म करवाएंगी। क्लियर हो गया। ओके, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स के अंदर आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा, ये राइबोसोम आ गया। मैट्रिक्स के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने को मिलेगा, डिफरेंट एंजाइम्स होंगे जो कि मेटाबॉलिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवा रहे होंगे, और डिफरेंट मालिक्यूल्स होंगे, आइंस होंगे, जो अभी थोड़ी देर में आपको नज़र आते जाएंगे। क्लियर हो गया। सो मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मेंशन करवाता हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्यों होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये भी देख लेते हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, दूसरा ये मैटरनल होता है। सर्कुलर का मतलब ये है, याद रखिए, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो लीनियर फॉर्म में है, डीएनए लीनियर फॉर्म में है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में है। इसकी सिंपल एग्जांपल आपको या आसानी के लिए मैं समझाता हूँ कि सर्कुलर डीएनए ऐसा डीएनए होता है जिसका कोई एंड नहीं होता, गोल है, और लीनियर डीएनए के दो एंड्स हैं, ज़ाहिरी बात है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, और इसे मैटरनल डीएनए भी कहा जाता है। मैटरनल इसलिए कहा जाता है कि ये डीएनए मदर इंसिस्टरी से आया है, यानी जब फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म होने वाला था वहाँ पर मेल से तो सिर्फ न्यूक्लियस आया है, फीमेल से कंप्लीट सेल आया है। सो उस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनका डीएनए यानी कि मदर से आया है बच्चे के अंदर। सो मैटरनल डीएनए, इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिए ये डीएनए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन वगैरह इतनी नहीं हुई, इंसिस्ट्री को ये बताता है डीएनए। क्लियर हो गया। ओके, जो राइबोसोम है उसकी क्या खासियत है कि राइबोसोम का साइज़ है 70S, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है उसका साइज़ होता है 80S, जबकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है उसका साइज़ है 70S। और अगर आपको याद हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम है उसका साइज़ भी 70S होता है। सो ये जो कुछ एविडेंसेस हैं सर्कुलर डीएनए राइबोसोम का जो साइज़ 70S है, इनकी बेस पर साइंटिस्ट ने एक थ्योरी एज्यूम की जिसे एंडोसिम्बियोंट थ्योरी कहा जाता है। और ये थ्योरी हमें बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी एक बैक्टीरिया हुआ करता था जिसे एक यूकैरियोटिक सेल ने इंगल्फ किया और अपने सेल का हिस्सा बना लिया, और माइटोकॉन्ड्रिया ने उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दी, और बदले में माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्पेस मिल गई। सो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे, यानी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन गया। और इसके एविडेंस के तौर पर ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं साइंटिस्ट की तरफ से कि माइटोकॉन्ड्रिया के अगर डीएनए की बात करें तो वो सर्कुलर है, प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया का डीएनए भी सर्कुलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम जब हम देखते हैं तो 70S है, और बैक्टीरिया का राइबोसोम भी 70S होता है। सो इसी तरीके से डबल मेम्ब्रेन है, और बाकी डिफरेंट जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी दी जाती हैं। और एंडोसिम्बियोंट थ्योरी पर मेरी एक सेपरेट वीडियो आप वो देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक जनरल ओवरव्यू हमने देख लिया। क्लियर हो गया। ओके, अब चलते हैं फंक्शंस की तरफ। स्ट्रक्चर हमने डिटेल से देख ली, ठीक है। अब चलते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो हमें पता है सेलुलर रिस्पायरेशन का है, यानी एनर्जी की प्रोडक्शन का है, और इसे डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और फंक्शंस भी परफॉर्म करता है जिन्हें स्लाइटली हम टच कर लेते हैं, जैसे कि एपोप्टोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक खासियत है कि माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। एपोप्टोसिस क्या है? इसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहा जाता है, यानी एक सोची समझी साजिश के तहत सेल की हत्या कर देने या सेल को मार देना, ठीक है। सो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता क्या है कि फॉर एग्जांपल समटाइम किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया, कोई कैंसर फैल की किसी एरिया के अंदर, सो सेल्स को इन्फॉर्मेशन जाती है कि अटैक हो चुका है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को इन्फॉर्मेशन जाती है थ्रू न्यूक्लियस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन की माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? साइटोक्रोम सी प्रोटीन को रिलीज़ करता है। साइटोक्रोम सी प्रोटीन क्या करती है? कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? सेल के डिफरेंट पार्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं। प्रोटीएजेज होते हैं, प्रोटीन की डिग्रेडेशन। सो इस तरीके से सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वहाँ से आगे दूसरे सेल तक वो बीमारी ना फैले। सो ये बेनिफिशियल प्रोसेस होता है, यानी जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है वो बेनिफिशियल होती है सेल के लिए। इसके अलावा
माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को भी स्टोर किए रखता है। याद रखिए सेल्स के अंदर दो जगह पर कैल्शियम स्टोर होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और कैल्शियम के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, एक तो न्यूरोट्रांसमीटर की जो ट्रांसमिशन होती है, उसके बाद फिर कैल्शियम के चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ओपन होते हैं, सेकेंडरी रिस्पांस चलता है। ये एक डिटेल मैकेनिज्म है, ये आगे जब हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टडी कर रहे होंगे वहाँ पर डिटेल से भी देखेंगे। सो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीजेज में आप समझ लें कि कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले लेक्चर में स्टडी भी किया था कि कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है जो प्रोटीन्स होती हैं मसल्स की, जो फाइबर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, और वो मसल्स क्या करते हैं, फिर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है कैल्शियम। सो इसके अलावा कोफैक्टर का फंक्शन भी होता है। सो डिफरेंट फंक्शन होते हैं कैल्शियम के। सो कैल्शियम कहाँ पर स्टोर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एमोनिया। एमोनिया आप जानते हैं एक हार्मफुल या टॉक्सिक केमिकल है, और ये क्यों प्रोड्यूस होता है, जब अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है। सो एमोनिया प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यूरिया साइकिल चलाता है, यानी एमोनिया को कन्वर्ट कर देता है इनटू यूरिया। और यूरिया जो है वो वाटर सॉल्युबल है, लेस टॉक्सिक है, और उसे हमारी बॉडी आसानी से बॉडी से बाहर निकाल देती है। सो यूरिया साइकिल साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर इसके कुछ फेजेस चल रहे होते हैं, वो जब हम यूरिया साइकिल को डिटेल से कवर करेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने देख लिए। अब हम सेलुलर रिस्पायरेशन की तरफ चलते हैं। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको मेंशन करवा दूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोम है, इसका ये फंक्शन होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सी प्रोटीन्स इसका अपना डीएनए बना रहा होता है, इसके अपने राइबोसोम्स बना रहे होते हैं, ठीक है। यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, राइबोसोम ने उसकी ट्रांसलेशन की। सो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की खुद बन रही होती हैं। इसी तरीके से इसकी डिवीजन की कुछ प्रोसेसेस इसके अपने डीएनए की मदद से हो रही होती हैं। सो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। बट आप कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो तकरीबन माइटोकॉन्ड्रिया के अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में इसका रोल 15% ही होता है, यानी 15% ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। और ज़्यादातर जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियस डीएनए के थ्रू ही होती है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी थी। ओके, अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन के फंक्शन को डिटेल से कवर करते हैं इस डायग्राम की मदद से। ये आ गया सेल, और ये सेल की सेल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। और ये अंदर वाला जो रीजन आ गया, ये साइटोप्लाज्म आ गया, और ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को जूम इन कर लिया है। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन आ गई यहाँ पर, दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन, और ये कौन सी आ गई, इनर मेम्ब्रेन। और ये इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, और ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस को मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आइए देखते हैं। ये ग्लूकोज आ गया जो सेल के अंदर एंट्री करता है थ्रू स्पेशल प्रोटीन चैनल, ठीक है। सो यहाँ से ये एंटर हुआ इनसाइड द सेल, साइटोप्लाज्म आ चुका है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू पायरोवेट, या कन्वर्जन होती है इनटू पायरोवेट, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर हो गया। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे पे पायरोवेट का मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है, और इसमें थोड़ी बहुत एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अब ये पायरोवेट का मॉलिक्यूल क्या करता है, एंटर कर जाता है कहाँ पर, इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर एंटर कर रहा है। पायरोवेट का मॉलिक्यूल यहाँ पर आ चुका है। अब ये पायरोवेट के मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस आती हैं मैट्रिक्स के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वहाँ पर पायरोवेट का मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एसिटाइल CoA, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल है ये फिर आगे चलता है इनटू क्रेब्स साइकिल, और आप जानते हैं क्रेब्स साइकिल के दौरान दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स एज अ एंड प्रोडक्ट बनते हैं, NADH एंड FADH2। ये दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल की सारी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और क्रेब्स साइकिल के नतीजे में ही कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, और हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जिसे फिर हम लंग्स के रास्ते बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड पहले सेल से बाहर जाती है, फिर हमारे लंग्स में आती है, फिर हम लंग्स से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं।
सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर प्रोड्यूस हुई, क्रेब्स साइकिल में, और इसके साथ साथ क्रेब्स साइकिल में NADH और FADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी दे देते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद प्रोटीन्स को। सो क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कम्प्लेक्सेस कहा जाता है। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करती हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूटिलाइज करती हैं हाइड्रोजन आयंस को पंप करने के लिए। सो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मौजूद थे, इन हाइड्रोजन आयन को पंप करती हैं इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सो ये आ गया हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर आ रही है समझ। यानी कि अब आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्रोटीन्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज करके हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पर पड़े हुए हैं उन्हें पंप करती हैं इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, यानी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्ट हो चुका है। ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं ये एक स्पेशल प्रोटीन के रास्ते मैट्रिक्स के अंदर इंटर होने की कोशिश करते हैं और उस प्रोटीन को कहा जाता है ATP सिंथेज। सो आपको नाम से समझ आ रही होगी, इस प्रोटीन को कहा जाता है ATP सिंथेज, यानी ये प्रोटीन ATP की सिंथेसिस करेगी। सो जैसे कि पानी को गिराया जाता है टरबाइन पर और उससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसी तरीके से आप समझ लें यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो इसे एक टरबाइन से पास किया जाएगा, ATP सिंथेज टरबाइन का रोल प्ले करेगी। सो ये हाइड्रोजन आयन जब इससे पास होंगे, मैट्रिक्स में आएंगे, तो इनकी जो एनर्जी है ये ATP सिंथेज यूटिलाइज करेगा। और यूटिलाइज कैसे करेगा कि इस एंजाइम के पास मॉलिक्यूल आकर अटैच होगा, कौन सा, ADP, और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों आपस में मिलेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ATP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही तो प्रोड्यूस करवाना था, यही तो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसे सारे सेल्स या हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करती है, फिर हाइड्रोजन के साथ बाइंड होती है और यहाँ पर वाटर भी बन जाता है। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो स्टेप्स हैं ये तो मैंने आपको सिंपली बताया, अगर आपको इन स्टेप को डिटेल से देखना है तो मेरी एक वीडियो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो आप सर्च करके देख सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सही है, ओके। सो यहाँ पर हमने देख लिया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर हुआ, वहाँ पर एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ, फिर क्रेब्स साइकिल से रन हुआ, फिर NADH और FADH के मॉलिक्यूल बने जिनके पास इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर हुई। इलेक्ट्रॉन इन प्रोटीन्स के रास्ते चला और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूटिलाइज हुई हाइड्रोजन आयन को पंप करने में इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये आयन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम ATP सिंथेज इनटू द मैट्रिक्स, और जब ये फ्लो करते हैं तो इन हाइड्रोजन आयन्स की एनर्जी यूटिलाइज करता है ये एंजाइम और ADP को कन्वर्ट कर देता है इनटू ATP। और इसी दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिसीव करती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है तो साथ में हाइड्रोजन आयंस जो जहाँ पर थोड़े बहुत मौजूद होते हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होकर वाटर बना देते हैं। क्लियर हो गया, ओके। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ ग्लूकोज के साथ ऐसा नहीं होता, फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, ये भी इंटर हो जाएगा इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और फैटी एसिड भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोए, और फिर आगे सेम मैकेनिज्म चलेगा। सो फैटी एसिड का कन्वर्ट होना एसिटाइल कोए में, इस प्रोसेस को कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ किस चीज़ में, एसिटाइल कोए में। ठीक है, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ, फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ इनटू एसिटाइल कोए। इसी तरीके से और क्या हुआ, एसिटाइल कोए
रन हुआ इनटू क्रेब्स साइकिल। ठीक है, फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू सीरीज ऑफ प्रोटीन्स, सो इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। सो ये डिफरेंट मैकेनिज्म जो हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। सो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया। मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और जिन सेल्स के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पर ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जैसे कि लिवर सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर इसकी नंबरिंग इंक्रीज़ होती रहती है। सो इसी तरीके से अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो स्मूथ होती है और सॉसेज अपीयरेंस देती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि फोल्डेड होती है और इन फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस मौजूद होती है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है, जहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। ओके, ये आ गई स्ट्रक्चर। फंक्शन की बात की जाए तो डिफरेंट फंक्शन मैंने आपको मेंशन करवाए। एपोप्टोसिस जो कि प्रोग्राम सेल डेथ है, कैल्शियम का स्टोरेज का काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन होती है और इसके अलावा और भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सेलुलर रिस्पायरेशन का था, जिसमें मैंने आपको बताया उसके लिए ग्लूकोज क्या करता है, सेल के अंदर एंट्री करता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के जरिए, और ये पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोआ के अंदर, फिर एसिटाइल कोआ में फिर क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसकी नतीजे में दो एंड प्रोडक्ट बनते हैं, NADH और FADH। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। इसी नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है जो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चलेगा, यानी इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये प्रोटीन्स यूटिलाइज करेंगे और हाइड्रोजन आयंस को पंप करती जाएंगे इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फिर ATP सिंथेस से ये हाइड्रोजन आयंस इंटर करेंगे दोबारा मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स के अंदर, और इन एनर्जी को यूटिलाइज करके ATP सिंथेस ATP की सिंथेसिस करेगी। और इसी तरीके से फैटी एसिड का प्रोसेस भी इसी तरीके से चलता है। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।